हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और हमारे वीडियोस आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, इंडियाज नेबरहुड पे फोकस करके हमने न्यूज़ आइटम्स देखी थी। आज के वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे और इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे, जिसमें से कि आधा आज हम देखेंगे आज की वीडियो में और आधा हम अगली वीडियो में कवर करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड अक्टूबर टू दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं हम कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट 2021 के लिए कौन थे, उसके पीछे क्या हुआ, कैंसिल हुए, कोई और सिलेक्ट हुए, फिर कोई भी नहीं आया। तो इस रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट के पीछे हम क्या हिस्ट्री है और क्या प्रेजेंट है वो जानेंगे हम आज के वीडियो में। फिर हम 15th G20 समिट के बारे में जानेंगे, ब्रिक्स समिट के बारे में जानेंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट के बारे में जानेंगे, बेका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिया और यूएस ने बेका को साइन कर लिया है एग्रीमेंट को, इसके बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड जो और एग्रीमेंट्स हैं उनके बारे में भी हम एक ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद यूएस इलेक्शन की कुछ न्यूज़ पे हम देखेंगे कि कौन जीता, कौन कौन से सिलेक्ट हुए आगे आके, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो यूएस में अब रूल करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे क्वाड की एक मीटिंग हुई थी टोक्यो में, उस न्यूज़ आइटम के बारे में जानेंगे। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, किस रीजन पे फोकस है, क्या उसके पीछे हिस्ट्री है, उस सब के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे यूएनएचसीआर के जो 4 मेंबर्स नॉमिनेट हुए हैं उसके बोर्ड पे, उसके बारे में जानेंगे हम। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम पहले न्यूज़ आइटम से। ये जो बाकी के टॉपिक्स हैं ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, 9 के 9 टॉपिक्स। तो रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट ये जो थे, पहले बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने आना था एज ए चीफ गेस्ट, बट क्योंकि वहाँ पे एक नया वेरिएंट आ गया था कोविड-19 का, इस वजह से यूके के पीएम ने अपनी पर्सनली पीएम मोदी को कॉल करके कैंसिल कर दी थी विजिट, और इस वजह से कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था इस बारी हमारी रिपब्लिक डे परेड में। इसके बाद चंद्रिका प्रसाद जो संटोकी जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट है सूरीनाम के, उनका नाम भी आया था कि उनको भी इनवाइट किया जा सकता है, पर उसके बाद ये हुआ कि इंडिया ने डिसाइड किया वो किसी को भी इनवाइट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी कंट्री का जो प्रीमियर है वो उसके लिए सही नहीं होगा कि वो एज अ रिप्लेसमेंट हो चीफ गेस्ट। तो इस वजह से इंडिया ने डिसाइड किया कि किसी और को वो इनवाइट नहीं करेंगे एज अ चीफ गेस्ट। तो लास्ट टाइम ये हुआ था जो वो 1966 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी जी को 24 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर स्वॉर्न किया गया था। उस ईयर भी कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था, और 2 टाइम और थी जब ये चीफ गेस्ट नहीं थे रिपब्लिक डे परेड में, 1952 में और 1953 में। तो इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि फर्स्ट हमारे चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे पे 1950 में कौन थे, तो वो थे सुकर्नो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। ये नाम आपने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जब हम डिस्कशन कर रहे थे उस वीडियो में भी आपने सुना होगा, प्रेसिडेंट सुकर्नो ऑफ इंडोनेशिया, जो नाम का भी पार्ट थे। तो ये जो थे ये हमारे पहले चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे परेड पे। और इस रिपब्लिक डे के बारे में आपको जानने वाली अभी की जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि बांग्लादेश आर्मी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी मार्च पास्ट में एज अ पार्ट ऑफ 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश। 50 साल हो जाएंगे, 1971 में लिबरेट हुआ था बांग्लादेश, तो उस वजह से बांग्लादेश आर्मी को भी ये मिलेगा कि वो मार्च करेंगे राजपथ पे। और फर्स्ट टाइम किसी फॉरेन आर्मी ने 2016 में पार्टिसिपेट करा था, जब फ्रांस की आर्मी ने परेड की थी राजपथ पे। तो ये दूसरी बारी होगा कि बांग्लादेश जो है वो एक फॉरेन आर्मी राजपथ परेड में पार्ट लेगी। ठीक है, तो ये था रिपब्लिक डे परेड के बारे में। इसकी जो डिटेल्ड और जो प्राइजेस हैं, कौन कौन सी टैबलूस को प्राइजेस मिले हैं, किस किस को पद्म विभूषण भूषण मिला है, वो हम जानेंगे अगले मंथ की जब हम करंट अफेयर सीरीज शुरू करेंगे जनवरी 2021 की। अभी के लिए आप इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी है। तो अब आते हैं हम अगली न्यूज़ आइटम पे। 15th G20 समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था वर्चुअली, और पीएम मोदी ने रिप्रेजेंट करा था इंडिया को, पार्टिसिपेट किया था G20 समिट में। और इसमें इसके होस्ट कौन थे इस बारी? सऊदी अरेबिया थे। प्रेसिडेंट जो थे इस ईयर के
सऊदी अरेबिया थे। तो दोस्तों ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रेसिडेंट कौन थे या होस्ट कौन थे इस समिट के। सऊदी अरेबिया थे G20 समिट के। समिट्स में जनरली दो ही क्वेश्चन टाइप के एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि होस्ट कौन थे और उसकी थीम क्या थी। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है कि सऊदी अरेबिया प्रेसिडेंट था इस ईयर और थीम इस बार थी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ये G20 समिट की थीम थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको दोनों फैक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पीएम मोदी ने वहाँ पे एक नए ग्लोबल इंडेक्स को बनाने के लिए पोस्ट कोविड वर्ल्ड में एक सुझाव रखा था और उस ग्लोबल इंडेक्स को 4 पिलर्स पे बनाने के लिए बात की गई थी पीएम मोदी द्वारा कि एक वास्ट टैलेंट पूल क्रिएट होगा, उसके बेसिस पे टेक्नोलॉजी किस तरह से हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी पे पहुंच रही है उसको अकाउंट करे वो इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी कितनी है गवर्नेंस सिस्टम्स में वो अकाउंट करे, और ट्रस्टीशिप कैसी है उस कंट्री की पर्टिकुलरली मदर अर्थ को डील करने में। तो ये 4 पिलर्स पे जो एक इंडेक्स बनाने की बात की गई थी। 4 T's हैं ये आप याद रख सकते हैं, किसी आप लॉन्ग आंसर में से लिख सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको यही याद रखना है, इंपॉर्टेंट थीम और होस्ट। और नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होंगे G20 समिट के? इटली। तो ये भी आप फैक्ट याद कर सकते हैं कि 2021 में इटली G20 समिट को होस्ट करेगा। तो G20 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, G8 में कौन सी हैं और G20 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ये इसमें क्लियरली लिखा है, इससे आपको मेमोराइज करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो G20 क्या है? एक बेसिकली इंटरनेशनल फोरम है गवर्नमेंट्स का, बैंक गवर्नर्स का, सेंट्रल बैंक जो कंट्रीज हैं 19 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन इसके पार्ट है। तो अभी इसको कहा जाता है G20 और इसको फाउंड किया गया था 1999 में। किस लिए ये इंपॉर्टेंट है? ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, कैसे गवर्नेंस होनी चाहिए फाइनेंशियल सिस्टम की, ये G20 उसके लिए एक फोरम बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारे इसके मेंबर्स हैं। मेंबर्स सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए जो इंडियन पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिया, चाइना, बाकी G7 के तो हैं ही इसके अंदर। तो ये सारे आपको याद करने चाहिए। अगली बात आ जाते हैं, अगला समिट देख लेते हैं। ब्रिक्स समिट होस्ट हुआ था, ये भी वर्चुअली हुआ था। तो इस बारी वर्चुअल होस्ट थे इसके रशिया। तो रशिया इसके वर्चुअल होस्ट थे इस बारी और इसकी थीम क्या थी? ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। तो ये आपको दोनों हमेशा की तरह याद करने हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो 13th समिट होगा ब्रिक्स समिट 2021 में, उसके होस्ट होंगे इंडिया। तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में हम इसे होस्ट करेंगे। और कंक्लूजन ऑफ द समिट पे एक डिक्लेरेशन दी गई जो सारी पार्टीज ने एक्सेप्ट की, ब्रिक्स नेशंस ने, उसको कहा गया मॉस्को डिक्लेरेशन। तो ब्रिक्स के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो हमारी जून 2020 की वीडियो देखें, उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी ब्रिक्स के बारे में। उसका लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगले समिट को देख लेते हैं। 20th SCO समिट यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ था। तो और इसके होस्ट भी वर्चुअल कौन थे? रशिया ही थे। तो ये आपको याद करने में आसान है, ब्रिक्स का भी रशिया होस्ट थे और SCO के भी रशिया होस्ट थे। ठीक है, इंडिया जो है वो फुल टाइम मेंबर बना था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2017 में पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो अब कौन कौन से मेंबर स्टेट्स हैं ये आप साइड में देख सकते हैं, ये आपको याद होने चाहिए सारे। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान। ये जो दो थे इंडिया पाकिस्तान 2017 में इसके मेंबर बने थे। पीएम ने इसमें अपनी कमिटमेंट जो है इंडिया की टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी इन द रीजन, तो सेंट्रल एशिया का रीजन है ये सारा, उसके अंदर इंडिया बहुत ज़्यादा हाई स्टेक्स है इंडिया के और कनेक्टिविटी इंडिया की थोड़ी वहाँ पे पुअर है। तो इंडिया की कमिटमेंट जो है इस SCO के थ्रू ये है कि वहाँ पे कनेक्टिविटी के अंदर वर्क किया जाए, यानी कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है या रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर वर्क किया जाए। तो इंडिया ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो रशिया से है, जो चाबार पोर्ट है, आशबागात एग्रीमेंट है, इस सब के अंदर अपनी कमिटमेंट को रीइटरेट किया था। ठीक है, और 20th एनिवर्सरी ऑफ SCO जो कि 2021 में मनाई जाएगी, इसको कहा गया है SCO ईयर ऑफ द कल्चर। तो SCO ऑफ द कल्चर है 2021। और रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान जो है वो नेक्स्ट ईयर होंगी इस समिट की, यानी नेक्स्ट होस्ट करेगी तजाकिस्तान 2021 में। तो ये आपको याद रखना है।
अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे आते हैं। बेका साइन, यानी कि इंडिया और यूएस के बीच में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेशियल कोऑपरेशन, यानी कि बेका इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये साइन किया गया था। 2+2 डायलॉग हुआ था। 2+2 मतलब डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के जो हेड हैं इंडिया के और यूएस के, उनकी मीटिंग हुई थी इंडिया के अंदर। उसको 2+2 डायलॉग कहा जाता है। उसके अंदर ये बेका साइन किया गया है। ठीक है, यूएस के साथ कोई भी जो क्लोज मिलिट्री कोऑपरेशन वाले जो उनकी कंट्रीज हैं, जैसे यूके हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे जो उनके क्लोज एलाइज हैं, उसके लिए उनकी बेसिक कंडीशन होती है कि 4 एग्रीमेंट आपको साइन करने होंगे यूएसए के साथ, तो आप उनके क्लोज एलाई माने जाते हैं। तो इंडिया ने ये चारों साइन कर लिए हैं अब बेका के साइन होने के बाद। तो बाकी के 3 कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट इन 2002, ये इंडिया ने 2002 में साइन किया था। लिमोआ हमको पता है 2016 में हुआ था लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट, जिसमें कि एक दूसरे के पोर्ट्स के अंदर बेसिक फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं एक दूसरे की नेवीज, तो ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज का एक था। और जो आखिरी है वो है कॉमेकासा, ये 2018 में साइन किया था, कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटीज एग्रीमेंट। तो बेका के साइन होने के बाद ये पूरा का पूरा क्वाड जो ये यूएस के साथ जो एग्रीमेंट्स होते हैं, ये इंडिया ने सारे के सारे साइन कर ले हैं। तो अब इसका फायदे क्या क्या होंगे इंडिया को? तो इससे क्या होगा कि दोनों नेशन की जो मिलिट्रीज हैं वो जियोस्पेटियल डाटा और हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर कर पाएंगी और क्लासिफाइड सैटेलाइट डेटा भी मिलेगा। तो जो इससे इंडिया को बहुत बेनिफिट होगा। कैसे कि इंडिया को मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो अभी तक पूरी टेक्नोलॉजी नहीं दे पाता है यूएस, अब वो सेल कर पाएगा इंडिया को आफ्टर साइनिंग ऑफ बेका। और लास्टली जियोस्पेटियल इंटेलिजेंस जो है वो नेचुरल डिजास्टर के वक्त भी काम आती है। तो जो सैटेलाइट डाटा होता है, क्लासिफाइड डाटा होता है, वो सब अब शेयर कर पाएगी यूएस इंडिया के साथ। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं साइन होने के। अगला यूएस इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 2020 यूएस इलेक्शन हुए थे, 15th क्वाड्रेनियल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी कि 4 साल के लिए होते हैं यूएस प्रेसिडेंट की टर्म, तो इसलिए क्वाड्रेनियल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कहा गया है इसे। 3 नवंबर को हुए थे ये, और डेमोक्रेट्स जो हैं वो जीत गए थे इस बारी। तो जो डेमोक्रेट्स के जो उम्मीदवार थे जो बाइडन, वो यूएसए के 46th प्रेसिडेंट होंगे और वो रिप्लेस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि एक रिपब्लिकन थे। वो 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे। ठीक है, और इसके साथ ही कमला हैरिस जो इंडियन ओरिजिन पर्सन है, वो फर्स्ट वुमेन बनेंगी जो कि यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है, बहुत इजी है ये याद रखना। एक फैक्ट और ये इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ, लॉयड ऑस्टिन, ये नाम आप याद रख लीजिएगा कि ये जो है ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नॉमिनेट किए गए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट ब्लैक सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होंगे यूएसए के। तो ये फर्स्ट ब्लैक सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉयड ऑस्टिन। और जो आप ये फोटो में देख रहे हैं एलिफेंट जो है, ये सिंबल है रिपब्लिकन्स का, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का, और जो डोंकी देख रहे हैं ये एक सिंबल है डेमोक्रेट्स का, जो बाइडेन की पार्टी का, जो जीते थे। तो ये एक बार इलेक्शन एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि कौन सी पार्टी का जो है वो सिंबल, इंडिया का जो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका कि सिंबल रिपब्लिकन पार्टी से मैच होता है यूएसए की, तो वो बीएसपी आंसर था उसका, एलिफेंट। इसलिए तो एलिफेंट जो है वो रिपब्लिकन्स का है और डोंकी जो है वो डेमोक्रेट्स का है। अब ये डोंकी क्यों है, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, वो हम कभी किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये याद रख लीजिए कि इनका सिंबल डोंकी है। अगली न्यूज पे आ जाते हैं, क्वाड मीटिंग इन टोक्यो। तो क्वाड जो एक इनफॉर्मल अलायंस था, उसको फॉर्मल करने के लिए एक मीटिंग की गई। पहली बारी एक फेस टू फेस मीटिंग हुई फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर की चारों नेशन की। अब क्वाड कौन कौन से मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये टोक्यो में की गई थी और इन सब ने मिलकर ये रीअफर्म किया कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है, यूएस का जो फोकस आ गया है अब वो मिडल ईस्ट से शिफ्ट होकर इंडो पैसिफिक में आ गया, क्योंकि चाइना की जो ग्रोइंग एग्रेसिवनेस है इस रीजन के अंदर, इस वजह से उनका फोकस अब इस रीजन पे आ गया। तो टू मेंटेन फ्री एंड ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक है, उस विजन को ध्यान में रखते हुए ये चारों नेशन साथ आए हैं। और एमईए ने बाद में ये कंफर्म किया है कि इसकी मीटिंग्स अब क्वाड की रेगुलरली होंगी और ये फॉर्मल एक अलायंस के दिशा में बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही जानना भी काफ़ी है।
अब आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक बहुत ही एक युद्ध ही हो गया था, वॉर हो गई थी अक्टूबर के महीने में। तो उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, किस रीजन के पीछे डिस्प्यूट हुआ था, वो जान लेते हैं। तो रीजन कौन सा था? नारगोनो काराबाख। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि नारगोनो काराबाख किस रीजन से रिलेटेड है। तो ये दोनों कंट्रीज आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक रीजन है जिसके पीछे लड़ाई हुई थी। दोनों कंट्रीज ये कैस्पियन सी के पास हैं, बिल्कुल ये हमारे सेंट्रल एशिया का पार्ट है, ठीक है। तो ये उस रीजन है, उसके पीछे ये डिस्प्यूट हुआ था, ठीक है। इंटरनेशनली जो कंट्रीज हैं सारी वो मानती हैं कि ये नारगोनो काराबाख जो है वो अजरबैजान का एक पार्ट है, ठीक है। बट इसका कंट्रोल जो है वो आर्मेनियन सेपरेटिस्ट के पास है, ठीक है। तो इंटरनेशनली अजरबैजान इसको रिकग्नाइज है कि ये उनका पार्ट है, पर आर्मेनियन सेपरेटिस्ट जो है वो इस रीजन को कंट्रोल करते हैं। अजरबैजान ऑन ग्राउंड कोई उनका कंट्रोल नहीं था इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो ये सोवियत यूनियन से पहले अजरबैजान का ही पार्ट था, जब सोवियत यूनियन का एरा चल रहा था। लेकिन जब सोवियत रूल कोलैप्स होने लगा तो रीजनल जो पार्लियामेंट थी आर्मेनिया की, उन्होंने ये कहा कि ये हम आर्मेनिया का पार्ट बनाना चाहते हैं नारगोनो काराबाख को, लेकिन सोवियत यूनियन ने उसको डिनाई कर दिया। लेकिन उसके पीछे बाद बहुत लड़ाई हुई जब सोवियत यूनियन रूल कोलैप्स हो गया अजरबैजान और आर्मेनियन सेपरेटिस्ट में। तो उसको कहा गया फर्स्ट वॉर ऑफ नारगोनो काराबाख, यानी कि अजरबैजान और आर्मेनिया का फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट था वो, ठीक है। तो 1994 में जब रशिया ने सीज फायर की, उस समय जो था आर्मेनिया के जो लोग थे वो इस रीजन पे पूरा कंट्रोल बना चुके थे, और ये वही तब से इसको रूल करते आ रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने आर्मेनिया के अंडर ही एक तरह से एक प्रोविंस बना दिया था, ऑटोनोमस प्रोविंस बना दिया था, नारगोनो काराबाख ऑटोनोमस ऑब्लास्ट। ये एक तरह से प्रोविंस ही होता है, ऑब्लास्ट जो होता है, ठीक है। तो एक ऑटोनोमस रीजन बना दिया था आर्मेनिया के अंडर ही, ठीक है। अब इसमें इस समय प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि टर्की और रशिया जो थे वो ऑपोजिट साइड्स पे आ गए थे। रशिया आर्मेनिया के साथ आ गया था और टर्की अजरबैजान के साथ आ गया था ड्यू टू रिलीजियस रीजंस, ठीक है। तो 10 नवंबर को एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में, और जो था अजरबैजान को वापस कंट्रोल मिल गया नारगोनो काराबाख रीजन का, जो वो फर्स्ट वॉर में हार गए थे आर्मेनिया से, ठीक है। तो आई होप ये पूरा आपको मैंने एक ब्रीफ हिस्ट्री दे दी है आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट की, और ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एमसीक्यू के हिसाब से नारगोनो काराबाख आपको याद रखना है, आर्मेनिया और अजरबैजान के कॉन्फ्लिक्ट के वो रीजन था, ठीक। तो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं आज का। पाकिस्तान, चाइना, रशिया एंड क्यूबा हैव बीन इलेक्टेड टू द यूएनएचसीआर, जो यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी है यूएनएचसीआर, उसके अंदर ये चारों कंट्रीज इलेक्ट हो गई हैं, ठीक है। तो यूएस से ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका है यूएनएचसीआर से। तो यूएसए ने इस डिसीजन को स्लैम किया है कि ये अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं जो चाइना, रशिया, क्यूबा, ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे यूएन के इलेक्ट हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो डिसीजन था वो वैलिडेट होता है कि हमने अच्छा हुआ इससे विड्रॉ कर लिया था। अब उन्होंने विड्रॉ क्यों करा था? क्योंकि वो कहते थे कि यूएनएचसीआर जो है वो इजराइल के साथ एक एंटी इजराइल बायस के साथ डील करता है, वो इजराइल को सही से ट्रीट नहीं करता है, ठीक है। और इंडिया भी आपको बता दूं कि इंडिया भी यूएनएचसीआर का पार्ट नहीं है ऑफिशियली। इंडिया ने साइन नहीं किया है जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 की, और 1967 की जो प्रोटोकॉल है, दोनों ही साइन नहीं किए इंडिया ने। लेकिन स्टिल इंडिया अलाउ करता है यूएनएचसीआर को इंडिया में ऑपरेट करने के लिए 1981 से, ठीक है। ऑफिशियली पार्ट नहीं है हम उसका, यूएनएचसीआर का, रिफ्यूजी एजेंसी का, पर हम उनको अलाउ करते हैं इंडिया में ऑपरेट करने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं जो बचे हुए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, उनको जानेंगे हम अगले वीडियो में। तो दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एक एक्चुअल रिवॉर्ड है हमारा। और यदि ऐसे ही वीडियोस आगे चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।